हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, फटाफट क्वेश्चन लेके आई हूँ आपको रिवीजन के लिए। और ग्रामीण विकास विभागीय योजनाओं वाला मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। शाम को लेके आऊँगी मैं ग्रामीण विकास विभागीय योजनाओं का मैराथन। अभी कुछ पोषण तत्व पोषक पदार्थों का था इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो वो लेके आई हूँ, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। इन क्वेश्चंस के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, जो पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एड्स वायरस जो होता है वो किसे नष्ट कर देता है, किन कोशिकाओं पर एड्स वायरस प्रभाव डालता है और किन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। एड्स का जो वायरस होता है वो किन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, लिम्फोसाइट को एड्स का जो वायरस होता है वो नष्ट कर देता है। दूसरा है, निम्न में से कौन सा संतृप्त वसीय अम्ल में उच्च है, मतलब जो सैचुरेटेड फैट जो है वो उच्च होता है, कौन सा होता है। तो कुक्कुट त्वचा, पूर्ण वसा वाले दूध उत्पाद और उष्णकटिबंधीय तेल, ये होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के उच्च स्रोत होते हैं। हमारे लिए शरीर के लिए जो आवश्यक होता है वो असंतृप्त वसीय अम्ल आवश्यक होते हैं, लेकिन ये और जो अच्छे फैट होते हैं जो हमारे लिए है ना, वो असंतृप्त होते हैं, अनसैचुरेटेड होता है। ये सैचुरेटेड फैट की बात हो रही है। सैचुरेटेड फैट में कुक्कुट त्वचा, पूर्ण वसा वाले जो दूध उत्पाद होते हैं, जानवरों से जो हमको उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय तेल होते हैं जैसे कि पाम ऑयल हो गया, ये सारे जो होते हैं संतृप्त वसीय अम्लों के उच्च स्रोत होते हैं। अगला है असुरक्षित यौन संबंध है। ये असुरक्षित यौन संबंध के बाद आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली का सेवन कितने घंटे के भीतर करना चाहिए, 72 घंटे के भीतर करना चाहिए। परिवार नियोजन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कल भी परिवार नियोजन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। असुरक्षित यौन संबंध के बाद आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली का कितने समय के भीतर प्रयोग करना चाहिए, 72 घंटे के भीतर प्रयोग करना चाहिए। स्तनपान, अनार्तव, लैक्टेशनल एमेनोरिया, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो स्तन जब जब महिला बच्चे को स्तनपान कराती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है पीरियड्स ना आना। तो ये कौन सी विधि होती है, इसको हम प्राकृतिक विधि बोलते हैं। जब महिला स्तनपान कराएगी तो ऑटोमेटिकली ही जो है वो उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो ये क्या कहलाता है, प्राकृतिक विधि कहलाती है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान उदर भित्ति, जांघों और स्तनों में गुलाबी रंग के रैखिक निशान किस में पाए जाते हैं। कौन सा एक प्रकार होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोई ग्रेविडेरम। स्ट्रोई ग्रेविडेरम में गर्भावस्था के दौरान पेट में, जांघों में एक ऐसे लाल कलर के निशान पाए जाते हैं, उसको हम स्ट्रोई ग्रेविडेरम कहते हैं। और इस प्रकार के गर्भावस्था के चिन्ह वाले तीनों चारों सेप्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो बाल विकास वाला चैप्टर है उसमें भी गर्भावस्था से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये अच्छे से करना जरूरी है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान पेट के निचले हिस्से में या ऊपर एक गुलाबी कलर के निशान बन जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रोई ग्रेविडेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोई ग्रेविडेरम बोलते हैं। ये महिला की जो आम संयोजी ऊतक परिवर्तनों में से एक होता है, जो कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संकट का कारण बन सकता है। महिला खुद से सोच सकती है, यार हमें ये क्यों बन गया, इस प्रकार से इसको चीज़ें हो सकती हैं। अगला है, दूसरी तिमाही में होने वाली कौन सी घटना गर्भवती माँ को गर्भावस्था को स्वीकार करने में मदद करती है। कौन सी एक घटना होती है, क्विकनिंग। एक हलचल सी माँ को पेट में महसूस होती है दूसरी तिमाही में। आपसे पूछ सकते हैं क्विकनिंग कब होती है, तो क्विकनिंग दूसरी तिमाही में होती है, और ये माता को ये एहसास दिलाती है कि वो गर्भवती है। अगला है, यदि उच्च स्वच्छता बनाई रखी जाए तो निम्नलिखित में से किस रोग से बचा जा सकता है। यदि अच्छे से स्वच्छता बनाई जा सके तो एथलीट फुट रोग से बचा जा सकता है और जुए से बचा जा सकता है, यदि अच्छे से स्वच्छता बनाई जा सके तो। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो था वो कब लागू किया गया। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में लागू किया गया। और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब लागू किया गया, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में लागू किया गया। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में, और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब लागू किया गया, 2014 में लागू किया गया।
बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके के जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? मतलब कोई बाहरी कार्यक्रम हो रहा है और छोटी मात्रा में टीका ले जाना है तो किसका उपयोग करेंगे? वैक्सीन कैरियर का उपयोग करेंगे। बाहरी कार्यक्रम के ले जाने के लिए या छोटी मात्रा में टीकों को ले जाने के लिए जो उपकरण का उपयोग किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको वैक्सीन कैरियर बोलेंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनुष्य का वास होता है, ये किसने बोला है? ये जो कथन बोला है ये अरस्तू ने बोला है। अरस्तू ने बोला है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इनमें से कौन एक वायु वाहित रोग नहीं है? चेचक तो वायु के द्वारा होता है। चेचक किसके द्वारा? वायु के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा भी वायु के द्वारा है। एंथ्रेक्स भी वायु के द्वारा होता है। मलेरिया जो होता है वो मच्छर के द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी मच्छर के कारण होता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 से चल रहा है और 1958 में इसका उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। और मलेरिया के लिए मेरा इंडिया भारत एक प्रोग्राम भी ICMR द्वारा चलाया जा रहा है। यदि कोई बच्चा एडिमा से पीड़ित हो तो उसे निम्नलिखित में से किसके अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं? अगर एडिमा से पीड़ित होगा तो उसको वेलकम वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं यदि एडिमा से पीड़ित होगा। एडिमा वेलकम जो वर्गीकरण है वो कुपोषण के साथ साथ एडिमा को भी मापता है। इस कुपोषण जो एडिमा के द्वारा होता है उसको हम क्वासिओरकर बोलते हैं। और ये जो वेलकम वर्गीकरण ये बोलता है कि अगर 60 से 80% तक कुपोषण है और साथ में एडिमा भी है तो वो मरासमस और क्वासिओरकर दोनों तरह का कुपोषण होगा। अगला है कौन सा मरासमस पीड़ित बच्चे का लक्षण नहीं है? पेशी का क्षय होना बिल्कुल होती है। वृद्धि धीमी हो जाना ये भी है। निर्जलीकरण ये भी है। चंद्रमुख जो है वो क्वासिओरकर का होता है। चंद्रमुख किसका होता है? क्वासिओरकर का होता है। जबकि मरासमस का जो होता है मेन लक्षण वो होता है मून फेस। मरासमस में कौन सा होता है? मरासमस में मंकी फेस। मरासमस में क्या होता है? मंकी फेस होता है। जो चंद्रमुख मतलब होता है मून फेस, ये किस में होता है? क्वासिओरकर में होता है। और मरासमस में क्या होता है? मरासमस में मंकी फेस हो जाता है, मतलब चेहरे की हड्डी दिखने लगती है। कुपोषण के लिए मैंने एक पूरा वीडियो डाला हुआ है, हमारे हम जीतेंगे बैच में भी डाला है, MCQ बैच में भी MCQ डाले हुए हैं। इसके करीब 100-150 कुपोषण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये वही क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने YouTube पर भी कुपोषण का वीडियो डाला हुआ है, पूरा नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। MCQ भी डाला है, उसका थ्योरी भी पूरे वर्गीकरण को भी समझाया है। याद रखना चंद्रमुख क्वासिओरकर में होता है और मंकी मुख जो होता है मरासमस में होता है। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने उदिता योजना की शुरुआत कब की थी? मध्य प्रदेश सरकार ने उदिता योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2016 को की थी। सैनिटरी नैपकिन के बारे में ज़्यादा जानकारी प्रदान करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और इनको उपलब्ध कराने के लिए जगह जगह पर इसकी जो शुरुआत की गई है। कब की गई? 1 नवंबर 2016 को की गई। गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत कब की गई थी? गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत 2022 में की गई और 2023 में 5.0 की शुरुआत की गई थी। 2022 में किसकी की गई थी? 4.0 की। और 2023 में 5.0 की और 2021 में 3.0 की गई थी। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि गहन मिशन इंद्रधनुष 2 की शुरुआत कब की गई थी? गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत कब की गई थी? आप सारे लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा इसका जो 5वां चरण था गहन मिशन इंद्रधनुष 5.0, इसका लक्ष्य 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण था। जबकि बाकी के जितने भी चरण आए थे उनमें सबका लक्ष्य जो था वो 2 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण था। जबकि जो 5वां चरण आया था उस 5वें जो चरण का जो लक्षण था, वो जो 5वां चरण आया था वो 5 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण करने की बात कहता है। रूबेला के टीकाकरण की बात भी करता है और रूबेला उन्मूलन की बात भी करता है। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2023 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? शहडोल से हुई थी। सिकल सेल उन्मूलन के लिए लक्ष्य के लिए हुई थी। सिकल सेल जो एनीमिया बीमारी है, जो विशेष जनजाति लोग रहते हैं उनमें ये बीमारी पाई जाती है। विशेष जनजाति के जो लोग रहते हैं उनमें ये बीमारी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में 3 विशेष जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में 3 विशेष जनजाति पाई जाती है।
एक है भील, दूसरी है भारिया और तीसरी है सहरिया। भील, भारिया और सहरिया मध्य प्रदेश में ये 3 विशेष जनजाति पाई जाती हैं। विशेष जनजाति में ये सिकल सेल एनीमिया मतलब जो बहुत ज़्यादा होता है इसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो इस प्रकार से हंसिए के आकार की हो जाती हैं, हंसिए के आकार की हो जाती है। सिकल सेल उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? सिकल सेल जो उन्मूलन दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 जून को। सिकल सेल उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को सिकल सेल उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। कब तक रखा है? 2047 तक रखा है। अगला है ICMR 2020 के अनुसार 6 से 12 माह के शिशु को प्रतिदिन प्रोटीन की न्यूनतम कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? 10.5 ग्राम मात्रा दी जानी चाहिए 6 से 12 माह के शिशु को। कितनी? 10.5 ग्राम। 6 से 12 महीने के बच्चे को, 0 से 6 महीने के बच्चे को कितनी देनी चाहिए? 8 ग्राम देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम किस वर्ष आया था? 1992 में आया था। शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम शिशु को जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार जो होती है इलाज उपलब्ध करवाती है, तो इसलिए ये शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम आया था। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का पीछे की ओर खिसकना क्या कहलाता है? रेट्रोवर्टेड गर्भाशय कहलाता है। जब गर्भाशय क्या हो जाता है? जब गर्भाशय पीछे की ओर खिसक जाता है। गर्भाशय का पीछे की ओर खिसकना क्या कहलाता है? रेट्रोवर्टेड गर्भाशय कहलाता है। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भाशय की ग्रीवा में आ जाता है, गर्भाशय की ग्रीवा के बीच में आ जाता है, जिसके कारण बच्चा जो होता है नॉर्मल डिलीवरी उसकी नहीं हो पाती है। अस्थायी गर्भाशय का मतलब होता है फलोपियन ट्यूब के माध्यम से बच्चे को होना, जो कि गर्भाशय में बाहर होता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 2021 में हुई थी। कब हुई थी? 2021 में। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो नहीं देखें देख लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने विटामिन का मैराथन डाला है, रात को ग्रामीण योजनाओं का मैराथन डालूंगी, इसके अलावा प्रबंधन का भी मैराथन और पंचवर्षीय योजना का डालूंगी। इसके अलावा जो पेपर होगा आज दोनों शिफ्ट का उसका भी रिव्यू डाल दूंगी। जो जो क्वेश्चन आए होंगे मेन वो मैं आपको बता दूंगी, उन्हीं पे ही आप आगे काम करना, उन्हीं से ही संबंधित आपको क्वेश्चन करना रहेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई है? 2021 में हुई है। अगला है, दूसरी तिमाही में एक गर्भवती स्त्री का वजन लगभग कितना बढ़ जाता है? दूसरी तिमाही में लगभग 6 किलो बढ़ जाता है। टोटल पूरी अगर गर्भवती स्त्री की बात की जाए तो टोटल जो वजन बढ़ता है वो 10 से 12 किलो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रावधान किस धारा में किए गए हैं? तो बाल श्रम अधिनियम के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो धारा 13 में किए गए हैं। बाल श्रम के निषेध अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करना मना है। ये प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के, इसलिए मैंने ये डाला है। ये धारा इसलिए डाली है क्योंकि ये धारा मेन है और बाल श्रम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। अगला है, कौन सा हार्मोन जैविक घड़ी का निर्धारण करता है, मतलब जो जैविक घड़ी के रूप में काम करता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जैविक घड़ी के रूप में काम करता है। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड के द्वारा ये सीक्रेट होता है, पीनियल ग्रंथि के द्वारा ये निकलता है और ये नींद चक्र को भी निर्धारित करता है। मेलाटोनिन हमें शांत रखता है, हमारे दिमाग को सुकून देता है, चैन देता है, नींद दिलाता है। ठीक है। कैल्सिटोनिन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होता है। अगला है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में वर्णित की गई है? धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा वर्णित की गई है और अध्याय 2 में और धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा वर्णित की गई है। मनुष्य में भ्रूण झिल्लियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो भ्रूण झिल्ली होती हैं वो 3 होती हैं। मनुष्य में जो भ्रूण की झिल्ली होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। मनुष्य में भ्रूण की झिल्ली, एक होती है एमनियोन, एक एमनियोन जो होती है वो सबसे अंदर की जो झिल्ली होती है वो एमनियोन होती है। इसके अलावा जो बाहर की झिल्ली होती है जिससे हड्डी वगैरह बनती है वो होती है कोरियोन। बाहर की जो झिल्ली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरियोन। और अंदर की क्या होती है? एमनियोन। और बीच की जो होती है उसको हम बोलते हैं एलाइंटोइस।
एलांटोइस जो होती है वो बीज की झिल्ली होती है। एलांटोइस काय की होती है? बीज की झिल्ली होती है। एमनियोन कैसी होती है? एमनियोन अंदर वाली झिल्ली होती है। एमनियोन कैसी झिल्ली होती है? एमनियोन अंदर वाली झिल्ली होती है। अंदर वाली झिल्ली को एमनियोन बोलते हैं। और कोरियोन किसको बोलते हैं? कोरियोन जो होती है वो बाहर वाली झिल्ली होती है। कोरियोन किसको बोलते हैं? कोरियोन हम बाहरी वाली झिल्ली को बोलते हैं। ये वो होती है जो एक पूरी थैली मिलकर बनी होती है और इसको पूरी थैली को हम कोरियो एमनियोटिक झिल्ली कहते हैं। ये गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को घेरे रहती है और भ्रूण की भीतरी परत कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना शुरू की है? आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना 2019 में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के लिए कब मुख्यमंत्री मदद योजना शुरू की है? 2019 में आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें क्या होता, कौन सी इकाई होती है? तो 2 उप इकाई होती हैं वयस्क हीमोग्लोबिन में, मतलब सॉरी 4 उप इकाई होती हैं। 2 अल्फा होता है और 2 बीटा होता है। 2 अल्फा होता है और 2 बीटा होता है वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में। क्या होता है? 2 अल्फा और 2 बीटा होता है। और लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन के रूप में पाया जाता है जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। 1959 में मैक्स पेरोड्ज ने हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन क्या होते हैं? लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन जो होते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्लों की संख्या टोटल 20 होती है, जिसमें से 9 अमीनो अम्ल क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। ये इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि हमें इनको बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि हमें इनको क्या करना पड़ता है? बाहर से लेना पड़ता है, इसलिए आवश्यक होते हैं। जबकि ट्रिप्टोफैन क्या होता है? ये भी आवश्यक होता है। और लाइसिन भी क्या होता है? आवश्यक होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, हमें इनको बाहरी खाद्य पदार्थों से लेना पड़ता है। टोटल 20 अमीनो अम्लों में से 9 क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं और 11 क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं। 9 कैसे होते हैं? 9 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 11 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है। पुरुष को 54 ग्राम और महिला को 46 ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बच्चे की बात करें तो छोटे से 6 महीने के बच्चे को 8 ग्राम और 1 साल तक के बच्चे को 10.5 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर बात की जाए कि गर्भवती महिला को कितना आवश्यक होता है, तो गर्भवती महिला को दूसरी तिमाही में 9.5 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए है और तीसरी तिमाही में 22 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए। पहली तिमाही में प्रोटीन जितना सामान्य को रहता है उतना ही चाहिए रहता है, जबकि जो स्तनपान कराने वाली महिला रहती है उसको 13 से 19 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। मुल्डर ने प्रोटीन की परिभाषा दी थी। फ्रेंड्स, आप में से कोई भी अगर एफएसओ की तैयारी करना चाहता है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम एक ट्रिकी बैच बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, थ्योरी नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, विथ ट्रिक्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स। पूरा का पूरा सिलेबस होगा, तो पूरी 20 यूनिट इसमें कवर रहेंगी, जिसमें से 10 यूनिट जो हैं एमपीपीएससी की हैं और 10 यूनिट जो हैं वो दूसरी यूनिट्स हैं जो कि अलग से सिलेबस में मेंशन की गई, जिसमें से एक यूनिट आपकी पोषक पदार्थों की है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। इसके अलावा जिसका भी अप्रैल में एग्ज़ाम है, मार्च लास्ट में एग्ज़ाम है, वो हमारा सुपरवाइज़र का बैच ज्वाइन कर सकता है। हमारे सुपरवाइज़र के 3 बैच हैं अभी फ़िलहाल में, जिसमें एक है थ्योरी, जिसमें थ्योरी भी है, एमसीक्यू भी है, वीडियो लेक्चर भी है और टेस्ट भी है। ये जो बैच है इसका चार्ज 499 है। एक हमारा एमसीक्यू बैच है जिसमें एमसीक्यू हैं टॉपिक वाइज, हर टॉपिक के एमसीक्यू है, इसका चार्ज 399 है। इसमें एमसीक्यू और टेस्ट ग्रुप मिलेगा। अकेले अगर आपको टेस्ट ग्रुप लेना है तो 199 में ले सकते हैं। अकेले आपको केवल ट्रिक्स वीडियो लेना है तो 199 में ले सकते हैं। इसमें कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको सब कुछ लेना है, थ्योरी भी पढ़ के वीडियो देखना है, फिर एमसीक्यू लगाना है, टेस्ट देना है, तो आप हमारा ये हम जीतेंगे बैच ले सकते हो। थ्योरी पूरी पढ़ चुके हो तो एमसीक्यू और टेस्ट ले सकते हो। ये सारे बैचेस आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप से ऐड कर देंगे। एक टेस्ट ग्रुप रहेगा, एक टेस्ट ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ प्रैक्टिस होती रहती है, शाम से ही स्टार्ट हो जाती है और सुबह भी 11-12 बजे तक चलती है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुवीय रोग नहीं है? देखो, डिप्थीरिया तो जीवाणु के द्वारा होता है, प्लेग भी जीवाणु के द्वारा होता है, पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है, डेंगू जो होता है वो एडीज मच्छर के कारण होता है, और वो जो वायरस होता है, तो डेंगू क्या होता है? वायरस वाला द्वारा होने वाली बीमारी है। बाकी ये तीनों जो होते हैं
वो जीवाणु रोग। निमोनिया जो होता है वायरल द्वारा भी होता है, वायरस द्वारा भी होता है और जीवाणु द्वारा भी होता है, दोनों द्वारा होता है। तो ये दोनों ही ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था कल या परसों की शिफ्ट में कि निमोनिया किसके द्वारा होने वाली बीमारी। इसमें क्या होता है, इसमें फेफड़ों में मवाद भर जाती है निमोनिया में, जिसके कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है। डिप्थीरिया के टेस्ट का आज पूछा गया था। डिप्थीरिया में सिक टेस्ट किया जाता है। डिप्थीरिया में कौन सा किया जाता है, सिक टेस्ट किया जाता है। और प्लेग को काली मौत बोलते हैं, प्लेग को काली मौत बोलते हैं और हैजा को नीली मौत बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये अधिनियम की ई बुक मिलेगी। अगर आपके अधिनियम कवर नहीं हो तो आप केवल ये एमसीक्यू लगा लेना, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो इन्हीं में से आया है। देखो, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान निम्न से कम होता है। दांतों का सड़ना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान जो होता है 5.5 से कम होता है। दांतों का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होती है, मुंह का जो पीएच, दांतों का सड़ना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितने से 5.5 से कम हो जाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि इस पीएच स्तर पर 5.5 पीएच स्तर पर दांतों का जो एनेमल है वो खराब होने लगता है, जिसके कारण ये सड़ने के लिए संवेदनशील हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड्डी वाला रोग नहीं है, बर्साइटिस, फाइब्रोमाइग्रिया, थैलेसेमिया या कफोसिस। थैलेसीमिया जो है ब्लड संबंधित रोग है, ये हड्डी का रोग नहीं है। कौन सा, थैलेसेमिया। बाकी सारे हड्डी के रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्नावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तो पित्त रस और दूसरा अग्नाशयी रस। पित्त रस और अग्नाशयी रस जो हैं वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फैट को पचने में वसा के पाचन में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो फैट के पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं एक तो पित्त रस निभाता है और दूसरा कौन निभाता है, अग्नाशयी रस निभाता है। ये दोनों ही रस निभाते हैं। इटाई रोग किसके कारण होता है, इटाई रोग जो होता है कैडमियम के कारण होता है। नाइट्रेट के कारण बिलू बेबी सिंड्रोम होता है। नाइट्रेट के कारण क्या होता है, नाइट्रेट के कारण बिलू बेबी सिंड्रोम होता है। और इटाई किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण इटाई नामक रोग हो जाता है। अगला है, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए एक पृष्ठ प्रदान करता है, एक सतह प्रदान करता है, तो वो है एल्वियोली। एल्वियोली जो भाग है वो मानव के फेफड़ों के लिए, मतलब मानव फेफड़ों का एक भाग होता है जो गैसों के आदान प्रदान के लिए एक पृष्ठ प्रदान करता है या एक प्रकार की सतह प्रदान करता है। या तो पृष्ठ प्रदान करता है या एक प्रकार की सतह प्रदान करता है। ये मानव फेफड़ों का ये भाग होता है एल्वियोली। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो मुख्य सोचने वाला भाग है, जहाँ से सोचा जाता है। तो मस्तिष्क का जो ऐसा भाग जहाँ से सोचा जाता है वो है प्रमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जिनमें प्रमस्तिष्क जो होता है वो सोचने का काम करता है। कामकाजी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रैंच योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कामकाजी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रैंच योजना। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने 3rd खंड और 4th खंड के लिए पूरा मैराथन वीडियो बनाया है। अगर आप इनको देख लोगे तो इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, तो देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं इसकी लिंक डाल दूंगी। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है, इसको भी फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर जाके। तो यहाँ भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। राष्ट्रीय क्रैंच योजना आरंभ कब हुई थी, 1 जनवरी 2017 को हुई थी। और इसको पहले राजीव गांधी क्रैंच योजना के नाम से जानते थे, जहां से अब राजीव गांधी का नाम हटा दिया है। कामकाजी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रैंच योजना कब आरंभ हुई, 2017 में आरंभ हुई। किसके द्वारा हुई थी ये, श्रम मंत्रालय द्वारा इसको आरंभ किया गया था। बाल संप्रेषण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है। देखो, संप्रेषण गृह वो होते हैं जहाँ पर जो अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है और ऑब्जर्वेशन, जिनको हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जिनका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ होता है। और मतलब केवल एक मतलब होता है कि इन्होंने जुर्म किया है, लेकिन उनका फाइनलाइज नहीं होता है कि जुर्म हुआ है या नहीं। अगर बच्चे की कंफर्म हो जाता है कि उसने जुर्म किया है तो उसको विशेष गृह में रखा जाता है। लेकिन बाल संप्रेक्षण गृह में कब रखा जाता है, जब बच्चे ने, हमको पता हो कि बच्चे ने कोई अपराध किया हो, कानून के विरुद्ध कोई काम किया हो, तो उसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं। बाल संप्रेक्षण गृह की संख्या वर्तमान में 18 है, विशेष गृह की संख्या वर्तमान में 3 है।
मध्य प्रदेश में कितने पश्चातवर्ती गृह हैं? मध्य प्रदेश में 2 पश्चातवर्ती गृह हैं। एक तो है कहाँ पर? जबलपुर में। जबलपुर में लड़कों का है, और एक है भोपाल में। भोपाल में लड़कियों का है। जबलपुर में किसका है? लड़कों का जबलपुर में है, और लड़कियों का कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है। क्वेश्चन है यकृत। यकृत जो है वो क्या पचाता है? यकृत क्या पचाने का काम करता है? यकृत फैट को पचाता है। यकृत क्या पचाने का काम करता है? यकृत फैट को पचाने का काम करता है। मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि कहलाती है यकृत। लगभग 1.5 से 2 किलो इसका वजन होता है, और ये क्या पचाने का काम करता है? यकृत। यकृत वसा को पचाने का काम करता है। यकृत किसको पचाने का काम करता है? वसा या फैट को पचाने का काम करता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वजन लगभग 1.5 किलो होता है, और उदर गुहा के ठीक नीचे स्थित होती है। इसमें 2 पालियां होती हैं। कि पूछ सकते हैं कि यकृत में कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां यकृत में होती हैं। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की एक ई-बुक मिलेगी आपको, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार ऐसा है जो मल मौखिक मार्ग से संचारित होता है? तो वो है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई जो होता है मल मौखिक मार्ग से संचारित होता है, जबकि जो हेपेटाइटिस बी होता है और हेपेटाइटिस सी होता है ये यौन और रक्त द्वारा प्रसारित होते हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी ई जो होता है मल मौखिक द्वारा मार्ग से संचरित होता है। और हेपेटाइटिस ए जो होता है वो दूषित जल द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस ए दूषित जल के द्वारा होता है, और ये निष्क्रिय वैक्सीन होती है। अगला है 6 से 10 साल तक के बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड के किस रंग की गोलियां दी जाती हैं? देखो 3 रंग की गोलियां होती हैं। एक होती है लाल, एक होती है नीली, और एक होती है गुलाबी। ये 3 कलर की गोलियां होती हैं। लाल कलर की गोलियां जो होती हैं वो गर्भवती महिलाओं को दी जाती हैं आयरन फॉलिक एसिड की। नीले कलर की जो गोलियां होती हैं वो किशोरों को दी जाती हैं। नीले कलर की गोली किशोरों को दी जाती हैं, और गुलाबी कलर की जो गोलियां हैं वो बच्चों को किशोरों को दी जाती हैं। गुलाबी बच्चों को दी जाती हैं। गुलाबी किसको दी जाती हैं? बच्चों को दी जाती हैं। तो 6 से 10 साल के बच्चे हो जाएंगे, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। 6 से 10 साल के बच्चों को आयरन एसिड की कौन से रंग की गोली दी जाएंगी? गुलाबी रंग की गोलियां दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है आयरन फॉलिक एसिड की जो गोली में आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा कितनी रहेगी? तो आयरन फॉलिक एसिड की जो गोली रहेगी उसमें आयरन और फॉलिक एसिड में 100 मिलीग्राम आयरन रहेगा, और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड रहेगा। आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां होती हैं गर्भवती महिला को 180 दी जाती हैं, और अगर गर्भवती महिला को गंभीर एनीमिया है, मतलब उसका जो हीमोग्लोबिन है अगर 7 से कम होता है, 7 ग्राम से कम होता है, तो उसको 360 गोलियां दी जाती हैं। गंभीर एनीमिया मतलब 7 से कम, और एनीमिया मतलब 11 से कम। ठीक है। और इसमें इनको आयरन फॉलिक एसिड की जो गोली दी जाती है उसमें आयरन का मान कितना, आयरन का कितना परसेंट रहता है? 100 मिलीग्राम आयरन रहता है, और फॉलिक अम्ल कितना रहता है? 500 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है एक दूध पिलाने वाली जो माता होती है उसको प्रतिदिन मतलब अपने आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दूध पिलाने वाली माता को। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है? मानव रक्त की पीएच वैल्यू 7.36 से 7.42 होती है। और ये मानव का रक्त किस प्रवृत्ति का होता है? मानव रक्त क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। मानव की लार किस प्रकृति की होती है? मानव की जो लार होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, और रक्त कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक उपचार के अंतर्गत पूछा जा सकता है, जैसे कि ज्वर क्या है? ज्वर किसको कहते हैं? तो जब रक्त कणिकाओं में सूजन आ जाती है। रक्त कणिका मतलब ब्लड सेल्स जो होती हैं, जब ब्लड सेल्स में सूजन आ जाती है या रक्त कणिकाओं में सूजन आ जाती है उसको ज्वर बोलते हैं। उस समय रक्त कणिकाओं में जब सूजन आ जाती है तो बुखार आ जाता है शरीर में, उसी को ही ज्वर बोला जाता है। तो ज्वर क्या होता है? रक्त कणिकाओं की सूजन को ज्वर कहा जाता है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अगला है मानवीय महिलाओं में प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? मतलब अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन जो होता है वो तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाणु को बनने में बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब योगदान देता है। तो मानवीय महिलाओं के प्रजनन में या अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है।
अगला है मनुष्य में कौन से गुणसूत्र मिलने से बालक का जन्म होता है। तो अगर पुरुष का बाय मिलेगा और स्त्री का एक्स मिलेगा तभी ही लड़के का जन्म होगा, अदरवाइज लड़की का जन्म होगा। कौन सा लक्षण हृदय घात से संबंधित नहीं है। सीने में दर्द होना, पसीना एवं जी मचलाना, बाहां दर्द एवं झंझनाहट, पैरों में दर्द होना हृदय घात से संबंधित नहीं होता है। क्या पैरों में दर्द होना हृदय घात से संबंधित नहीं होता है। एक सुस्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स के ऊपर पूरे मैंने लगभग 200 MCQ बनाए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बनाए हैं, मैराथन वीडियो है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें पूरा विटामिन कवर हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो वसा में घुलनशील होते हैं, एक वो होता है जो जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। ये ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। बी और सी जो बी जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से बना हुआ होता है, जिसमें 8 विटामिन होते हैं जो कि ऊर्जा उत्पादन का काम भी करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करने का काम भी करवाते हैं। इसके अलावा आरबीसी को बनाने का काम भी करते हैं। तो ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन का समूह होता है। 8 विटामिन का समूह होता है। टोटल कितने विटामिन होते हैं। 13 विटामिन टोटल होते हैं। पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है। पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है रेटिनॉल, एक होता है क्या रेटिनॉल, और दूसरा होता है बीटा कैरोटीन। एक होता है रेटिनॉल और दूसरा क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन को हम प्रो विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि विटामिन के पहले वाला विटामिन है। ये प्रो विटामिन ही बदल के काय में चला जाता है, रेटिनॉल में बन जाता है। जो हम रेटिनॉल जो होता है वो जो भी डेयरी उत्पाद रहते हैं उनसे मिलता है, और जो बीटा कैरोटीन होता है वो पौधों से उत्पाद मिलता है। कौन किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। आँख, हृदय, मस्तिष्क या फेफड़े। कौन सा ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा विकिरणों से प्रभावित होता है। आँख जो होती है मनुष्य की वो सबसे ज़्यादा विकिरण से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है अन्नप्राशन कार्यक्रम आंगनवाड़ी के किस माह में होता है। तीसरे मंगलवार को होता है। मंगलवार कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 5-6 से मंगलवार कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी आंगनवाड़ियों में, और तीसरे मंगलवार को अन्नप्राशन कार्यक्रम किया जाता है। रक्त जमने का संबंध या थ्रोम्बिन का संबंध किससे है। रक्त जमाव से है, और इससे कौन सा विटामिन योगदान देता है। विटामिन ए के जो होता है इसमें योगदान देता है, जिसको फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। विटामिन के को क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन बोलते हैं। एड्स किसके द्वारा होता है, एड्स विषाणु द्वारा होता है। लेंटी जो वायरस की प्रजाति होती है उसके कारण होता है। इसको रेट्रो वायरस द्वारा होने वाला रोग भी कहते हैं। लेंटी वायरस, रेट्रो वायरस या HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इन सब के द्वारा होने वाला होता है एड्स रोग। लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, टी सेल्स होती हैं, ये कोशिकाएं इसके अंतर्गत नष्ट होती जाती हैं, जिसके कारण एड्स फैलता है। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है। भ्रूण में कोई गतिविधि हो रही है उसको बताता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। गोल्डन धान में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है। विटामिन ए की मात्रा गोल्डन धान में ज़्यादा होती है। कौन स्कर्वी रोग के इलाज में सबसे ज़्यादा कारगर होता है। आंवला विटामिन सी का एक सबसे ज़्यादा प्रचुरतम स्रोत होता है। प्रोटीन के पाचक में कौन सा एंजाइम जो सहायक एंजाइम है। प्रोटीएज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम। प्रोटीएज टूट जाता है और ट्रिप्सिन इसको तोड़ने में मदद करता है। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा। मांसपेशियों में किसके जमा होने से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो मांसपेशियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण थकान होती है। क्या जमने से, लैक्टिक अम्ल के जमने से थकान होती है। अगला है जन्म दिवस कार्यक्रम आंगनवाड़ी में किस मंगलवार को मनाया जाता है। जन्म दिवस जो होता है चौथे मंगलवार को मनाया जाता है। जन्म दिवस कब मनाया जाता है, चौथे मंगलवार को जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साल्क का टीका किस रोग से संबंधित है। 2 प्रकार के टीके हैं पोलियो के लिए, एक है OPV और एक है IPV।
ओपीवी जो है वो सक्रिय वैक्सीन होती है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन कैसी होती है? सक्रिय। और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन क्या होती है? निष्क्रिय। जो निष्क्रिय आईपीवी है उसकी खोज किसने की थी? साल्क ने। और जो ओपीवी सक्रिय वैक्सीन है उसकी खोज किसने की थी? सोविन ने। अगर आपसे पूछें कि सबसे पहले कौन सी आ गई थी, तो सबसे पहले साल्क की आ गई थी 1955 में, और सोविन की आई थी 1961 में। ठीक है, तो ये अगर सबसे पहले पोलियो की वैक्सीन किसने बनाई, तो साल्क की वैक्सीन आ जाएगी। किससे संबंधित है? पोलियो से संबंधित है। पोलियो ऐसा एक बीमारी होती है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है पोलियो। इसके लिए पोलियो की वैक्सीन भी दी जाती है और ये सक्रिय वैक्सीन होती है। अगला क्वेश्चन है, मूत्रालय के पास एक नाक में चुभन जैसी एक गंध आती है, वो किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण आती है। मूत्रालय के पास एक चुभन जैसी गंध आती है, वो किसके कारण आती है? वो अमोनिया के कारण आती है। किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण आती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला का वजन आईसीएमआर 2024 के अनुसार कितना बढ़ना चाहिए? 10 किलो बढ़ना चाहिए। आईसीएमआर गर्भवती महिला के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलता है कि फल की मात्रा कितना लेना चाहिए। लगभग 150 ग्राम फल एक महिला को लेना चाहिए। 400 ml उसको दूध लेना चाहिए। 400 ml उसको दूध लेना चाहिए और लगभग 250 ग्राम उसको अनाज भी लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। इसके अलावा 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। 27 ग्राम फैट लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आईसीएमआर में एक गर्भवती महिला के लिए बोली गई है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा आपको पसंद आएगा। ये फटाफट छोटा सा वीडियो था। रात को मैराथन लेके आऊँगी, शाम को ग्रामीण विकास विभागीय योजनाओं की और पंचवर्षीय योजनाओं की और एक प्रबंधन की। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।